यह हम भारतीयों का दुर्भाग्य ही है कि हम अपने भारतीय ऋषि मुनियों की गई खोज को, जिसके द्वारा वह आंतरिक साधना और अनुष्ठानों को सिद्ध किया करते थे, एक मनगढ़ंत कहानी मानकर आज तक उसका मजाक उड़ाते रहे। परंतु वही विज्ञान जब पश्चिम देशों से घूम फिरकर हमारे पास आया तो हम उसे पश्चिम की वैज्ञानिक खोज मानकर स्वीकार कर लेते हैं। कुछ यही स्थिति इस टेलीपैथी की भी है। विश्व को विचारों के अदृश्य संप्रेषण की यह तकनीक भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान की ही देन है। इसी विज्ञान को उपकरणों के माध्यम से बेतार का तार, रेडियो एवं तरंगों आदि के रूप में प्रयुक्त किया गया है और यही सिद्धांत टेलीपैथी में भी प्रयुक्त किया जाता है। टेलीपैथी आज एक वैज्ञानिक सत्य के रूप में स्थापित हो चुका है। इसके निरंतर अभ्यास से मनुष्य बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण या साधन के अपने विचारों और भावों को दूसरे तक संप्रेषित कर सकता है। इसके साथ ही किसी भी दूसरे मनुष्य के मन में जगह बनाकर वह उसके गुप्त रहस्य को भी जान सकता है। टेलीपैथी पूर्वाभास का ही एक रूप है। वैसे जो भी व्यक्ति विचार संप्रेषण यानी टेलीपैथी की वैज्ञानिकता के बारे में जानना चाहता है, उन्हें सबसे पहले रेडियो वेव के बारे में जानना चाहिए। रेडियो वेव ध्वनि को सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में परिवर्तित करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इन्हीं वेव को रेडियो पकड़ता है और ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। वह ध्वनि कानों से टकराती है। यह पुनः स्नायुओं में तरंग बनती है और मस्तिष्क को सिग्नल देती है। इसी सिद्धांत पर टेलीविज़न, मोबाइल टेलीफोन आदि कार्य करते हैं। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य के शरीर से निकलने वाली विद्युतीय चुंबकीय तरंगें भी समस्त संसार में संचार करती रहती हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी से किसी भी यंत्र या व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी टोन अप नहीं है, इसलिए ये कहीं भी सुनी नहीं जाती। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि ये विद्युतीय चुंबकीय तरंगें ब्रह्मांड में नष्ट हो जाती हैं, बल्कि युगों युगों तक विद्यमान रहती हैं। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम इन तरंगों को पकड़कर इनकी सूचनाओं को ग्रहण कर सकें। वैसे ये चुंबकीय तरंगें रेडियो वेव से कहीं अधिक सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली हैं। टेलीपैथी के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को अपने किसी भी परिचित प्रियजन के मन में प्रवाहित कर उससे आंतरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रकृति ने सभी मनुष्यों के अंदर एक ऐसी शक्ति भर दी है कि उसके द्वारा वह कोई भी विलक्षण कार्य कर सकता है। यह शक्ति जाने अनजाने हम सभी को प्रभावित करती रहती है और अपने अस्तित्व को बोध कराती रहती है। वैसे यह विद्या हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की सहज सिद्ध थी। समाधि की अवस्था में भी वह ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई भी सूचना ला सकते थे तथा किसी भी कोने से अपने विचार संप्रेषित कर सकते थे। आज पश्चिम देशों में इस विद्या के विविध स्तरों पर खोज करके इसका विकास किया जा रहा है। यहाँ भी प्रारंभिक साधना के रूप में दो अलग अलग कमरों में बैठकर साधक अपने विचारों को परस्पर संप्रेषित करने का अभ्यास करते हैं। इस साधना की उच्च स्थिति प्राप्त करने के बाद वे एक दूसरे के विचारों को सही ढंग से पकड़ने में सफल भी हो जाते हैं। यदि कोई साधक अपने मन में उठ रहे भावों को दूर स्थान पर बैठे व्यक्ति यानी दूसरे शहर या देश में तक संप्रेषित करना चाहता है, तो तब उसके मन में भावों की एक तरंग उठती है और उस लक्षित व्यक्ति के मानस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे हम दिल्ली में बैठकर मुंबई का रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं। मनुष्य के मन में हर समय सैकड़ों विचार बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिसके कारण वह शक्ति यानी दृढ़ता नहीं आ पाती, जिसके उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर तीव्रता के साथ पड़ सके। जब तक विचार सामने वाले के मन में तीव्रता से नहीं पड़ेंगे, तब तक वह हमारे विचारों को स्वीकार नहीं करेगा।
वैसे विचार संप्रेषण का अर्थ है कि अपने विचारों को दूसरे के मन में प्रवाहित करना होता है। हम जो कुछ भी करना या कहना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारे कहे बिना ही उस कार्य को करे। इस सब के लिए हमारे विचार में तीव्रता, शक्ति और प्रभाव का होना अति आवश्यक है। इन